तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भूगोल विषय पर आधारित एक क्विज। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि भूकंपों के वितरण और कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित भूकंपीय पट्टी, जिसे प्रशांत अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है, सभी भूकंपों के 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कथन है कि अपसारी प्लेट सीमाओं की उपस्थिति के कारण मध्य महासागरीय कटक के साथ भूकंप आना आम बात है। तीसरा कथन है कि आल्प्स हिमालयी क्षेत्र अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण होने वाले भूकंपों से जुड़ा हुआ है। चौथा कथन है कि खनन और जलाशय प्रेरित भूकंपीयता जैसे मानवीय गतिविधियां अधिकांश भूकंपों के प्राथमिक कारण हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों। पहला कथन देखेंगे हम। पहला कथन है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित भूकंपीय पट्टी, जिसे कि प्रशांत अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है, ये सत्य है। और ये जो प्रशांत महासागर है, इसके चारों ओर जो भूकंपीय क्षेत्र है, ये सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है और इसमें लगभग 68% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। और ये जो भूकंप हैं आमतौर पर मध्य महासागरीय कटक के साथ अपसारी प्लेट सीमाओं के कारण आते हैं, जहाँ की जो विवर्तनिक प्लेट होते हैं उनके अलग होने से भूकंपीय जो गतिविधियां हैं ये उत्पन्न होती हैं। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन ये भी सत्य है। तीसरा कथन की बात करें कि तीसरा कथन जो है कि आल्प्स हिमालयी क्षेत्र अफ्रीकी और यूरोशियन प्लेटों के टकराव के कारण होने वाले भूकंपों से जुड़ा है, तो ये भी सही है। और चौथा कथन जो है कि खनन और जलाशय प्रेरित भूकंपीयता जैसे मानवीय गतिविधियां अधिकांश भूकंपों के प्राथमिक कारण है, तो ऐसा नहीं है। मतलब यह है कि मानवीय गतिविधियां हालांकि भूकंप उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन अधिकांश भूकंपों का प्राथमिक कारण नहीं होती हैं, क्योंकि जो प्राथमिक कारण है वो विवर्तनिक हलचलें होती हैं। तो चौथा कथन जो है सत्य है। बताना है कि सही कितने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 3, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करती हैं और भूकंपीय स्टेशनों पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरा कथन है कि पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल अवस्था होने के कारण एस तरंगे उससे होकर नहीं गुजर सकती। तीसरा कथन है कि सभी भूकंपीय तरंगों में सतही तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है। चौथा कथन है कि लव वेव और रिले वेव सतही तरंगों के प्रकार हैं। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी। तो पहला कथन देखिए। पहला कथन है कि पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करती हैं और भूकंपीय स्टेशनों पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सही है, सही है, क्योंकि जो पी तरंगे हैं, प्राइमरी तरंगे जो हैं, ये प्राथमिक तरंगे होती हैं कि जो कि सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं और भूकंपीय स्टेशनों पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य है। दूसरा कथन कि पृथ्वी के बाहरी कोर में, खैर पहले को ही अगर बात कर ले तो जैसे पी तरंगे बताया आपको कि प्राथमिक तरंगे होती हैं जो सबसे पहले तेज गति से यात्रा करती हैं और सबसे पहले भूकंपीय स्टेशनों पर पहुंचती हैं। जबकि एस तरंगे की अगर हम बात करें तो एस तरंगे जो है ये धीमे होती हैं और तरल पदार्थों से होकर ये नहीं गुजर सकती, इसलिए ये पृथ्वी के बाहरी कोर से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है ये सत्य है कि बाहरी कोर में तरल अवस्था होने के कारण एस तरंगे जो है इससे नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये तरंगे तरल होती हैं। ठीक है, अब तीसरा कथन कि सभी भूकंपीय तरंगों में सतही तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है, ये गलत है, क्योंकि जो सतही तरंग होते हैं इनका वेग जो है पी तरंग और एस तरंग इन दोनों ही तरंगों की तुलना में कम होता है। जहां जो पी तरंग है सबसे अधिक तेज गति से यात्रा करता है, उसके बाद एस आता है, तब जाकर कहीं सतही तरंग आते हैं। तो जो कथन तीसरा है ये गलत है। चौथे कथन की बात करें कि लव वेव और रिले वेव सतही तरंगों के प्रकार हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि सतही तरंगे जो मुख्यतः लव तरंगे और रिले या रिले तरंगे शामिल हैं, ये पृथ्वी की सतह के साथ यात्रा करती हैं।
और हालांकि ये जो लव तरंगे और रेले तरंगे होती हैं, इनका जो गति है कम होता है, लेकिन इनसे जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं तरंगों से नुकसान होता है। और यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 3 है कि मिट्टी निर्माण कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल पदार्थ को मृदा निर्माण में एक सक्रिय नियंत्रक कारक माना जाता है। दूसरा कथन है कि जलवायु, तापमान और वर्षा के पैटर्न के माध्यम से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तीसरा कथन है कि स्थलाकृति, जल निकासी और अपरदन प्रक्रियाओं को प्रभावित करके मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन कि मूल पदार्थ को मृदा निर्माण में एक सक्रिय नियंत्रक कारक माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि जो मूल पदार्थ है असल में एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है जो कि प्रारंभिक सामग्री प्रदान करता है, लेकिन जो मृदा है, मृदा के निर्माण को सक्रिय रूप से संचालित नहीं करता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कि जलवायु, तापमान और वर्षा के पैटर्न के माध्यम से मिट्टी के, ये मतलब जो है तापमान जो है, जलवायु जो है तापमान और वर्षा के पैटर्न के माध्यम से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि जलवायु जो है ये एक सक्रिय नियंत्रक कारक है जो कि अपक्षय प्रक्रियाओं और जैविक गतिविधियों पर अपने प्रभाव के माध्यम से मृदा निर्माण को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन कि स्थलाकृति, जल निकासी और अपरदन प्रक्रियाओं को प्रभावित करके मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सही हैं वो दूसरे और तीसरे हैं, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा की क्रिया द्वारा निर्मित निक्षेपण संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बरखान के टीले अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं जिनके सिरे हवा के दिशा में बाहर की ओर होते हैं। दूसरा कथन है कि परवलिक टीले अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिनके शीर्ष हवा की दिशा में होते हैं। तीसरा कथन है कि अनुदैर्ध्य रेत के टीले प्रचलित हवा की शांत दिशा के प्रचलित हवा की दिशा के लंबवत बनते हैं। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे हम। पहला कथन बरखान के बारे में बता रहा है। तो बरखान जो है असल में ये रेत के टीले होते हैं जो कि रेगिस्तानी इलाकों में हवा की क्रिया से बनने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। और जो टीले के सिरे हैं असल में ये हवा की दिशा में बाहर, मतलब हवा की दिशा की ओर इंगित करते हैं, जिससे हवा चलने की जो दिशा है उसका पता चलता है। और ये ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ रेत की आपूर्ति सीमित होती है और जो हवा है ये एक ही दिशा में चलती हैं। तो पहला कथन जो है ये तो सत्य है। और दूसरे कथन की बात करें कि परवलिक टीले अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिनके शीर्ष हवा की दिशा की ओर होती है। तो दूसरा कथन जो है ये भी सत्य है कि परवलिक टीले भी जो है ये अर्धचंद्राकार होते हैं, लेकिन जो इनके शीर्ष हैं ये हवा के दिशा में ऊपर की ओर होते हैं। और ये अक्सर ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ पर वनस्पति रेत को, जो वनस्पति होता है ये रेत को मजबूती से जमाए रखती हैं, जिससे जो टीले का केंद्र होता है ये आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जो किनारा है ये पीछे की ओर रुक जाया करता है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। और तीसरा कथन कि अनुदैर्ध्य रेत के टीले प्रचलित हवा की दिशा के लंबवत बनते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो अनुदैर्ध्य टीले होते हैं जिनको सेफ टीला भी कहा जाता है, ये रेत की लंबी लकीरें होती हैं जो कि प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर बनती हैं, उनके पैरेलल बनती हैं, न कि लंबवत। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है सही है और तीसरा गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। यानी कि 2 कथन सही है यहाँ पे, पहला और दूसरा। अब अगला 5वां प्रश्न है हमारा। 5वां प्रश्न है कि जैव अपरदन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 मिनट। तो
थोड़ी चौथा प्रश्न और देख लें, एक मिनट। ये जो परवलिक टीले होते हैं ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिनके शीर्ष हवा की दिशा की ओर होते हैं। तो मतलब यहाँ तक तो सत्य है कि परवलिक टीले जो हैं अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिनके शीर्ष हवा की दिशा की ओर होते हैं। हाँ, हवा की दिशा में ऊपर की ओर होते हैं। हाँ, तो सत्य है। मतलब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में पहला और दूसरा सत्य है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 3 ही गलत है। ठीक है, खैर अब आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न कि जैव अपरदन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि जैव अपरदन एक प्रकार का भौतिक अपरदन है जो मुख्य रूप से जीवित जीवों के कारण होता है। दूसरा कथन है कि पौधों की जड़ों की वृद्धि चट्टानों में दरारें पैदा करके जैव अपरदन का कारण बन सकती हैं। तीसरा कथन है कि जैव अपरदन पूरी तरह से पादप जीवन पर निर्भर करता है और इसमें अन्य जीव शामिल नहीं होते हैं। तो तीसरे कथन की अगर हम बात करें कि जैव अपरदन पूरी तरह से पादप जीवन पर निर्भर करता है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो तीसरा कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। खैर, पहले कथन की अगर हम बात करें कि जैव अपरदन एक प्रकार का भौतिक अपरदन है जो कि मुख्य रूप से जीवित जीवों के कारण होता है, ये सत्य है। क्योंकि ये जो जैव अपरदन है असल में ये जीवित जीवों की गतिविधियों के कारण होने वाला एक भौतिक अपरदन का एक रूप है। तो पहला जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कि पौधों की जड़ों की वृद्धि चट्टानों में दरारें पैदा करके जैव अपरदन के कारण बन सकती हैं, तो ये सत्य है। क्योंकि होता क्या है, जो चट्टानों की दरार होती हैं उसमें जड़ें जो है जड़ जाकर, मतलब जो छिद्र वगैरह होती है उनको फैलाकर और अंततः चट्टान को तोड़कर ये जो प्रक्रिया है जैव अपरदन है इसको और मजबूत बनाती हैं, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसलिए ये घटना घट सकती है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।